हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में संपूर्ण क्रांति पाठ का अर्थ बताया था, आज के इस वीडियो में भी मैं आप सबको जो बचा हुआ अर्थ था उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो सभी लोग पहले उस वीडियो को देख लेंगे ताकि उनको शुरू से इस पाठ का अर्थ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरी किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं आगे भाषण के दौरान कि अपने भाषण में बता रहे हैं कि जो मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे जो पुराने मित्र हैं, ठीक ना, तो वो चाहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी से मेल मिलाप कर लूं। इंदिरा गांधी तो ये बताते हैं जयप्रकाश नारायण कि मैं इंदिरा गांधी से किस बात पे मेल मिलाप करूं, मेरे से उनसे झगड़ा है ही नहीं, मुझे उनसे कोई बहस हुआ नहीं। तो मुझे बस उन पे किस बात पे झगड़ा है, तो वो जो मतलब कार्य कर रही हैं, जो नीतियां बना रही हैं, जो सिद्धांत बना रही हैं, उनसे झगड़ा है। अगर वो गलत बनाएंगे ये सभी चीज तो मैं उनका विरोध करूंगा, ना कि मुझे उनसे झगड़ा है। ये वो अपने दोस्तों को और या फिर भाषण के दौरान जो जनता को बता रहे हैं। फिर कहते हैं हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी कि हम लोगों की कि बापू से सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू यह बात, और बापू में इतनी महत्ता थी कि बुरा नहीं मानते थे। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हम जब नौजवान थे उस समय तो हम लोग बापू के बारे में अगर कुछ कह भी देते थे या बापू से मतलब गलत नीति बनाते थे बापू, और उनके बारे में हम कुछ आलोचना कर देते तो वो बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी का आप मेल मिलाप कर लीजिए, मैं इंदिरा गांधी से मेल मिलाप क्यों करूं, मुझे उनसे झगड़ा ही नहीं है। जबकि जब गांधी जी जो थे तब मैं उनकी नीतियों का विरोध कर रहा था, तो ये तो इंदिरा गांधी जी है, मैं तो करूंगा ही अगर ये गलत नीति बनाएंगे, गलत सिद्धांत बनाएंगे तो। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं नव सर्वोदय में आया। ये सर्वोदय होगा यहाँ पे, ठीक ना, स होगा ना नहीं होगा, वो सर्वोदय में आए। और गया बिहार में जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई भी कहता था। यानी जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे, आप सभी लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को अपना बड़ा भाई मानते थे। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, उनकी कटु आलोचना करता था, उनमें भी बड़कपन था अक्सर। तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं जानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था उन पर, वह बहुत नाराज हुए। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मैं गांधी जी का भी विरोध किया, और साथ ही साथ मैं जवाहरलाल नेहरू जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता था, वह भी मुझे भाई मानते थे, वह भी मुझे मानते थे, मैं उनका भी आलोचना किया हूँ। लेकिन एक दिन जब पटना फायरिंग पे मैं जब बयान दिया था, सख्त बयान दिया था, तो उस पर वे नाराज हो गए थे, बुरा मान गए थे। इसके बाद कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की। यानी जयप्रकाश नारायण ये कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भी कश्मीर के मामले में जो कुछ उन्होंने किया था उसकी भी इन्होंने क्या की, आलोचना की थी। उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। यानी ये लाल बहादुर शास्त्री की भी इन्होंने आलोचना की। जयप्रकाश नारायण ने लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने समझाया भी कि आप जो कश्मीर के मामले में नीति बना रहे हैं वो आप गलत बना रहे हैं, तो आप इस नीति को सुधारिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो ये बातें भी उल्लेख करके पत्र के माध्यम से भेजे, लेकिन
बाद के महीनों में 18 महीनों के बाद जिस समय वो पत्र लिखे उसके 18 महीने बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो 11 जनवरी 1966 को जो है उनका निधन हो गया था। 11 जनवरी 1966 आप सभी लोग याद भी रखिएगा। 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हुआ था और 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। उसके एक दिन बाद निधन हो गया था। इसके बाद कहा जा रहा है भाषण के दौरान कि इंदिरा गांधी जी से जो मेरे मतभेद है वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। मतलब ये कह रहे हैं ना कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो मेरा मतभेद था, मनमुटाव था, उनसे कहीं ज्यादा जो है ना गंभीर और सीरियस था जवाहरलाल नेहरू जी से। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। कहने का मतलब परराष्ट्र मतलब होता है दूसरा देश, दूसरा राष्ट्र, और स्वराष्ट्र मतलब होता है खुद का देश, खुद का राष्ट्र। तो जवाहरलाल नेहरू से जयप्रकाश नारायण का दूसरे देशों की नीतियों को लेकर के ना ज्यादा मतभेद उद्भव हुआ करता था, अपने देश की नीतियों से लेकर के नहीं। जैसे कहते हैं कि तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में मतभेद था। ये दूसरे कंट्री हो गए, दूसरे देश हो गए। तो इन देशों के मामलों में जयप्रकाश नारायण का जवाहरलाल नेहरू जी से मतभेद था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। यानी जवाहरलाल नेहरू जी जो हंगरी के मामले में बाद में इनकी बातों को सुन करके मान गए थे। लेकिन तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय में ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? या भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक। और 2 वर्ष बाद यानी कि 1964 में 27 मई 1964 को हमारे जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। तो उसी बात को जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मेरी बात को, तिब्बत के मामले वाले बात को नहीं माने, जिस वजह से चीन ने इनको धोखा दिया, चीन ने आक्रमण किया और उसके 2 वर्ष बाद जो है ये संभल नहीं सके, चल बसे। यानी कि 64 में इनका निधन हो गया और 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था। तो उसी को जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। यानी चीन से मतलब उम्मीद रखे थे ना जवाहरलाल नेहरू की, मैं जो नीति बनाया हूं उससे वो मेरा साथ देगा, मेरे पे आक्रमण नहीं करेगा, विश्वासघात नहीं करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, जयप्रकाश नारायण कह रहे कि थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। अंतर्देशीय मतलब कि अपने देश, अपने भीतरी देश में कोई उनसे ज्यादा मतभेद नहीं था जयप्रकाश नारायण का। फिर कहते हैं जयप्रकाश नारायण की अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है। करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। करप्शन मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। किसमें ज्यादा है? तो राजनीति में करप्शन यानी भ्रष्टाचार है। वह क्या है? अब करप्शन जो है राजनीतिक में वो कैसा करप्शन है, क्या करप्शन है? तो कहते हैं कि इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। यानी जयप्रकाश नारायण अब भाषण के दौरान ये बता रहे हैं कि अगर ज्यादा करप्शन देखा जा रहा है तो राजनीति में ज्यादा करप्शन है, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है खर्च किए जाते हैं चुनाव में। ठीक, लोगों को गरीबी हटाओ का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि करोड़ों रुपए जो चुनाव में खर्च हो रहे थे ये कहाँ से आ रहे हैं। ब्लैक मार्केटियर लोग जो है इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटियर नहीं, ब्लैक मनी, जो मतलब पैसा जो है सरकार के अधीन ना हो या टैक्स देकर के ना दिया गया हो उसको ब्लैक मार्केटियर कहेंगे। इसका टैक्स ना हो, छुपा करके रखा गया हो, तो उस पैसे को इकट्ठा करके जो है, और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, अनअकाउंटेड वो मनी है, उसका हिसाब किताब नहीं है, वो पैसे रुपए को जो है चुनाव में खर्च किया जाता है। तो ज्यादा करप्शन कहाँ है? तो राजनीति में है। फिर आगे कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि आज से ही, वर्षों से मैं पुकार रहा हूं, आज से नहीं, कह रहे जयप्रकाश नारायण कि मैं आज से नहीं वर्षों से पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब की पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके,
सुनता है कोई? यानी जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान कर रहे हैं कि मैं आज नहीं, इससे नहीं, वर्षों से कहता आ रहा हूं कि लोगों से कि आप चुनाव की पद्धति में परिवर्तन लाइए। परिवर्तन क्या लाइए कि सबसे पहले तो चुनाव में जो खर्च रुपया हो रहा है उसको कम कीजिए। ठीक, अगर हमें मतलब बढ़िया उम्मीदवार को चुनना है तब गरीब उम्मीदवार को खड़ा करें, मजदूर उम्मीदवार को खड़ा करें, किसानों में से किसी उम्मीदवार को खड़ा करें कि वो गरीब का पार्टी बनाए, जिससे मतलब कि लोग गरीबों के हक के लिए लड़ सके। तो ऐसा मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, लेकिन कोई मेरा बात सुन रहा है? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखिएगा कि दलविहीन लोकतंत्र जो है किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो सर्वोदय विचार का, ठीक ना। और कहा जा रहा है कि और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। यानी जयप्रकाश नारायण ये बात बोल रहे हैं ना कि मैं जो दलविहीन लोकतंत्र के बारे में ग्राम स्तर पे जो है बताते आ रहा था पिछले वर्षों में, लेकिन आज के समय में जो प्रेस रिपोर्ट वाले लोग हैं ये इसको आज का मुद्दा बना करके और अपने अखबारों में और न्यूजों पर जो इसको छाप रहे हैं। तब ये कहते हैं कि परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यानी ये कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि मैं जो ये दलविहीन लोकतंत्र का बात है ये पुराने समय का मेरा विचार है, लेकिन आज जो बुद्धिजीवी लोग हो गए ये सभी लोग भ्रम फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं कि मैं आज के समय में दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रहा हूँ। बल्कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि यह उद्देश्य कहते हैं कि वह बहुत दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। दलविहीन मतलब होता है कि बिना पार्टी के, बिना दल के। तो ये सब कहा जा रहा है कि दलविहीन जो लोकतंत्र वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्य से ये बहुत दूर है। मार्क्सवाद के अनुसार कहा जाता था कि जो जैसे जैसे समाज में समाजवाद अगर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा राज्य है वो खत्म होते जाएगा और अंत में क्या होगा कि स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा और स्टेटलेस सोसाइटी विद्यमान होगा। इस पे आगे कहा जा रहा है कि जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनाता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांतों का विस्मरण हो गया होगा। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा हो, विधानसभा का विघटन हो जाए तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि वर्तमान समय में हूँ, चाहे मेरे सर्वोदय सेवक हो, चाहे राजनीतिक दलों को हो, ये सभी कल्पना कोई नहीं कर रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र पैदा हो, इसे नहीं कर रहे हैं। अगर विधानसभा का विघटन भी हो जा रहा है तो 6 महीने या वर्ष भर के अंदर में फिर से चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव को हमको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा चुनाव पद्धति को। आगे कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा है कि उस हालत में विधानसभा के विघटन के क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में मैं बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। मतलब ये कह रहे हैं कि विधानसभा का अगर विघटन हो गया और फिर से अगर इसमें वर्तमान नियम या चुनाव हो रहा है वर्तमान समय में, तो इसमें पुनर्निर्वाचन अगर हो रहा है तो इसमें बदलाव हुआ है। जैसा कि मैं पिछले सप्ताहों में बताते आ रहा हूं, लेकिन कई लोग इसको समझने की कोशिश नहीं किए, थोड़े बहुत लोग इसको समझे हैं। अगर समझे भी हैं तो क्या कहते हैं, तो इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भी भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। जयप्रकाश नारायण से जब कहा जाता है कि आप कौन सा विकल्प पेश करना चाह रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, तो वो कहते हैं कि मेरा जो विकल्प थोड़ा अलग ढंग का है, जो वर्तमान समय जैसा पद्धति चलता रहा उससे अलग है, जो कि लोगों को समझ में नहीं आएगा।
तब इतना कहने के बाद जयप्रकाश नारायण अपना क्या सुझाव देते हैं? तो जयप्रकाश नारायण सुझाव देते हैं कि अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना? जयप्रकाश नारायण ये भी बात कह रहे हैं कि मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो अगर उसमें मैं ये बोल दूं ना कि मैं छात्र संघर्ष समिति से अपने आंदोलन के दौरान जो है नई पार्टी बनाना चाहता, तो ये लोग आसानी से समझ लेंगे, मेरी आलोचना कर लेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको लोग कम समझ रहे हैं, उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा कहना क्या है? तो कहना ये कहते हैं कि संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है और न ही स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों का उन पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो जयप्रकाश नारायण अपना जवाब में ये देते हैं कि मैं वर्तमान चुनाव पद्धति में सबसे पहले तो ये परिवर्तन लाना चाहता हूं कि जो मत देने वाले यानी जो वोट देने वाले व्यक्ति हैं, उनको बस ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप जा करके सिर्फ वोट दीजिए, उनको ये भी स्वतंत्रता होना चाहिए कि मैं जिस प्रतिनिधि पे चुन रहा हूं उन पर मैं अंकुश यानी नियंत्रण लगा के रखूं। वो जो अगर गलत काम कर रहे हैं और काम को पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको क्या करूं, प्रतिबंध लगाऊं, उनको बाधित करूं कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। तब हमारा जो है देश सफल हो पाएगा, कार्य सफल हो पाएंगे जो जनता चाह रही है। तो इसीलिए जनता का काम क्या है कि सिर्फ वोट देना नहीं, जिसको चुन रही है उस पे कार्यों को निगरानी भी रखना। फिर कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है इसके वजह से नहीं कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, बल्कि इसके वजह से, किसके वजह से कि विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर नियंत्रण पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। यहाँ यानी कहाँ पे? हमारे देश में। ये उदाहरण दे रहे हैं जयप्रकाश नारायण की, जैसे दूसरे देश के लोकतांत्रिक समाज में एक दूसरे से मिलजुल करके रह रहे हैं, एक वहाँ के जो प्रेस हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गए, शिक्षित समुदाय के लोग हो गए, अपने विचारों को, अपनी नैतिकता को असर जो उनके जो एक दूसरे की जनता और शासन की संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वहाँ ये सारी चीजों को देखने को मिलती है हमें। लेकिन हमारे देश में इन सब चीजों का क्या है? अभाव पाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही हमारा लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है। हमारा लोकतंत्र किससे रह जाता है? तो सिर्फ नाम मात्र का रह चुका है। बस नाम का हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक समाज या लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है, सिर्फ नाम के लिए। तब जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता है। और यह भी जयप्रकाश नारायण नहीं कह रहे कि हम एक ही दिन में जो है अपने समाज को अच्छा बना पाएंगे। एक ही दिन में नहीं, एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए हमें कई सौ वर्ष लगेंगे, कई समय लगेंगे, कितने वर्ष लग जाएंगे हमें इसको ठीक करने में। लेकिन कहते हैं कि आप इसको क्या करिए, सुधारने का कोशिश कीजिए, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया, जाति बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। जयप्रकाश नारायण ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो तो एक दिन में उसका निर्माण नहीं होगा, लेकिन हमारे जो मतदाता हो गए, जो जनता हो गए, उनको बस रहता है कि सिवा उनका आधा होता है कि बस हम वोट दे दिए, अब बस काम खत्म हो गया हमारा। नहीं, हमें चाहिए कि जो मंत्री बन रहे, जो विधायक बन रहे, उन पर निरंकुश लगाए, उन पे मतलब कि हम उनके कार्यों को देखें, गलत कर रहे हैं तो उनके कार्यों पर अंकुश लगाए, ये सब चीजें करें। लेकिन हम खुद ही मतलब चुप रहते हैं। और जो व्यक्ति काम काज नहीं करता है, जो हमसे वोट लेता है ना, तो 5 वर्षों के बाद, अगले 5 वर्षों के बाद जब चुनाव होता है तो उसको बस एक ही बात का डर रहता है कि अब वो शायद हमको जनता चुनाव ये में वोट नहीं देगी। तो डर को भी वो लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं रुपया पैसा दे करके,
जाति के आधार पे या अपना बल उल का प्रयोग करके, मारपीट करके, झूठी बातें कह करके फिर से वो लोग वोट हासिल कर लेते हैं। तो हम जनता क्या है, मूर्ख बने हुए हैं। तो हमें जागृत कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के दौरान समझा करके कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहता हूं कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। तो जयप्रकाश नारायण चाहते हैं कि मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे जो असंगठित जनता है वो संगठित होकर के और जो भी जिस व्यक्ति का चुनाव प्रतिनिधि जो भी बन रहा है तो उसके आचरण पे हम अंकुश लगा सके, उस पर नियंत्रण कर सके। इस संबंध में मेरा कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी एक को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाए जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। यानी जयप्रकाश नारायण ये भी कहते हैं कि अगर हमें अपने देश को और अच्छा से योग्य बनाना है, सफल बनाना है, तो सबसे पहले काम हमारा ये होगा कि अगर अगला विधानसभा का चुनाव होगा तो हमारे छात्र संघर्ष और जन संघर्ष समिति के जो लोग हो गए उनमें से किसी एक एक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेंगे और उनमें से किसी एक को मान्य करेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी एक को मान्य करेंगे तो आपस में भी झगड़ा हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम सभी लोग मिल करके सिर्फ एक ही उम्मीदवार को खड़ा करें और उनको मान्य करें और उनको जो है जिताएं। और जीतने के बाद वो जो कार्य करेंगे तो हमारे हक के लिए कार्य करेंगे, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनपे भी हम अंकुश लगा सकते हैं। यही बात जयप्रकाश नारायण कहते हैं। फिर कहते हैं कि इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसकी भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। अब ये भी बात कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि अगर मतलब हमारे समिति में से कोई अगर उम्मीदवार खड़ा है, अगर जीत गया वो, तो उस पर हमारी समिति के लोग जो निगरानी रखेंगे, उसकी देखरेख करेंगे कार्यक्रमों का। अगर वो काम अच्छा नहीं करेगा, कहा जा रहा है कि अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। कौन करेगा? हमारे छात्र संघर्ष और जन संघर्ष समिति के लोग। जयप्रकाश नारायण यही बोलते हैं कि अगर हमारे दोनों समिति में से अगर कोई एक को मान्य कर दिया जाए, अगर वो उम्मीदवार बन गया, खड़ा हो गया और जीत गया, तो वो अब मतलब कि उसके कार्यों पर हम लोग सभी लोग निगरानी रखेंगे। अगर वो कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि है गलत रास्ता पकड़ लिया है, तो उसको हम इस्तीफा देने पे बाध्य करेंगे। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्च श्रृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। उच्च श्रृंखल मतलब कि बिना अंकुश के, ठीक ना, जिन पे अंकुश ना लगाया गया हो, तो वो स्वतंत्र है, कुछ भी कामकाज कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर हम उन पे अंकुश लगा देंगे कि आज की तरह जो निरंकुश और स्वच्छंदता उनमें नहीं देखी जाएगी। फिर आगे कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि इस सिलसिले में इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान ये भी कहते हैं कि हमारा सिर्फ लड़ाई सिर्फ जनता के शासन से नहीं है कि शासन कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। हमारा जो संघर्ष समितियों से ये भी अपेक्षाएं हैं कि हमारे समाज में जो भी गलत चीजें हो रही हैं, अनीतियां हो रही हैं, उसके विरुद्ध भी हमारे संघर्ष समिति, छात्र समिति के लोग संघर्ष करेंगे, कार्य करेंगे। जैसे कहते हैं कि गांव में अगर छोटे अफसरों या कर्मचारी की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के वे घुसखोरी चलती है, उनके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा। यानी अगर गांव में कोई घुसखोरी चल रहा है, कोई रुपया पैसा ज्यादा ले रहा है, तो उनके खिलाफ संघर्ष रहेगा। साथ ही साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां किया, उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। यानी जयप्रकाश नारायण शासन के अलावा गांव में, समाज में जो भी अनीतियां चल रही है, अन्याय चल रही है, उसको दूर करने के लिए भी इन संघर्ष समितियों से कहते हैं कि संघर्ष ये लोग करेंगे। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण
कार्य यह करेगी। यानी जो ये समितियां बनाए थे, तो ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक क्रांति, हर तरीके के रूप से जो है ये कार्यों को करेंगी। तो ये हमारा संपूर्ण क्रांति पाठ का अर्थ था। आई होप आप सभी लोगों को यह अर्थ समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।